हेलो एवरीवन। आज आईपीसी में कुछ नए चैप्टर के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज लोक सेवक के संबंध में कुछ जो अपराध होते हैं लोक सेवकों द्वारा या उससे संबंधित अपराधों के विषय में आज बात करेंगे। धारा 166 166 ये कहती है कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, अर्थात कोई जो पब्लिक सर्वेंट है, जो किसी सरकारी सेवा में है, जिसको कुछ कर्तव्य दिए गए हैं और वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से जो विधि द्वारा उसे अधिकार प्रदत्त हैं या कर्तव्य हैं मिले हुए हैं, उसकी अवहेलना करता है। तो ऐसे में धारा 166 उसके दंड के दायित्व के अधीन बताती है। इसमें जरूरी यह है कि अपराध के वक्त अभियुक्त जो था वो एक लोक सेवक होना चाहिए। दूसरा ये कि विधि द्वारा ये विहित हो कि लोक सेवक को कैसा व्यवहार करना है, और वह जो लोक सेवक है उसने ऐसे विधि द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका उसने अवज्ञा किया, और ऐसी अवज्ञा से उसका जो आशय हो वो ये जानता हो कि उससे किसी व्यक्ति को क्षति हो। जैसे का जो एक ऑफिसर है और कोर्ट द्वारा या के पक्ष में डिक्री की तुष्टि के लिए निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित, अर्थात कोर्ट ने एक ऑफिसर को निर्देशित किया है कि एक डिक्री या के पक्ष में पारित हुई है और आप जाओ और उसका एक कंप्लायंस करवाओ। तो वो जो ऑफिसर है वो यह ज्ञान रखते हुए कि संभव है उसके द्वारा या को क्षति होगी और जानबूझकर वो ऐसे निर्देश की अवज्ञा करता है, उसको नहीं मानता है, तो का ने क्या किया, इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। धारा 166 के अधीन वो अपराधी हो। इसमें दंड कितना है, सादा कारावास 1 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल जैसा आप समझते हैं, ये पुलिस रिपोर्ट इसमें नहीं होती, इसमें धारा 155 के अधीन रिपोर्ट होगी या इसके बाद परिवाद दायर करना। ये बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये नॉन कंपाउंडेबल है, अशमनीय है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा विचार है। इसके बाद है धारा 166 दिसंबर 2012 में जो निर्भया केस हुआ था उसमें जस्टिस जेएस वर्मा की समिति की अनुशंसा थी, और उस अनुशंसा के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 166A और धारा 166B का निर्माण किया गया। वो अनुशंसा क्या थी, पहले एक नजर में अपन देख लें। अनुशंसा ये थी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है यदि रिपोर्ट संज्ञेय अपराध के घटित होने को जाहिर करती है। यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है तो उसमें कोई भी पुलिस थाना या पुलिस अधिकारी रिपोर्ट लिखने से मना नहीं कर सकता। अर्थात कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया, ललिता कुमारी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसमें प्राथमिक पूछताछ भी आवश्यक नहीं है कि आप पूछताछ के बहाने कहो बाद में रिपोर्ट लिखेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना आपको मिलती है तो रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है। यदि दर्ज किए गए रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध का नहीं बल्कि कुछ संकेत प्राप्त होता है, ऐसा लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें कुछ संदेह है, तब प्राथमिक रूप से पूछताछ की जा सकती है। और वो पूछताछ केवल यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि मामला कॉग्निजेबल है या नहीं, और यदि पूछताछ से यह स्पष्ट होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर लिखनी जरूरी है। अर्थात यदि संज्ञेय अपराध का होना प्रकट होता है तो पुलिस उसे दर्ज करने के दायित्व से की अवहेलना नहीं कर सकती। यदि वह ऐसा करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए। इसके बाद जो प्राथमिक जांच की बात करते हैं कि पहले हम जांच कर लें, तो उसमें कोर्ट ने ये कहा,
और अनुशंसा में यह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें प्राथमिक पूछताछ या प्राथमिक जांच जरूरी है, जैसे पारिवारिक विवाद के मामले, विवाह के मामले, वाणिज्यिक अपराध मतलब बिजनेस संबंधी जो मामले होते हैं, या धन संपत्ति संबंधी जो मामले होते हैं जैसे फोर्जरी के मामले या चीटिंग के मामले। इसी तरह चिकित्सीय उपेक्षा के अपराध, जो मेडिकल में जो निग्लिजेंस होती है उसके संदर्भ में जांच थोड़ी जरूरी है कि वास्तव में सही रिपोर्ट है या नहीं। चौथा है भ्रष्टाचार के मामले। तो वैसे आपराधिक मामले जहां 3 माह से अधिक किसी मामले को शुरू करने में देरी हो रही हो तथा जहां ऐसी देरी का कोई संतोषजनक कारण न दिया गया हो, तो वहां पर भी एक प्राथमिक जांच की जा सकती है। अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से प्राथमिक पूछताछ समय सीमा के अंतर्गत किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो प्राथमिक पूछताछ है इसकी एक लिमिटेशन है, उससे अधिक ये नहीं होना चाहिए। 7 महीने से अधिक आप जांच नहीं कर सकते, और ऐसी अगर देरी कुछ होती है तो जनरल डायरी में उसकी एंट्री होगी। जनरल डायरी एक पुलिस में एक डायरी होती है जिसमें उसकी एंट्री किया जाना जरूरी होता है। तो इस अनुशंसा के बाद धारा 166 का यानी 166A जोड़ी गई। वो क्या कहती है कि लोक सेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता है तो उसके लिए इसमें दंड का प्रावधान करता है। इसमें कोई भी लोक सेवक, खासकर पुलिस को अगर हम समझें, लोक सेवक किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, लेकिन पुलिस के ऊपर ये दायित्व ज्यादा अधिरोपित है क्योंकि उसके ऊपर लोक प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है, किसी भी अपराध को रोकने की जिम्मेदारी होती है। तो पहला खंड ये कहता है कि विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के लिए किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिसिद्ध करता है। मतलब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में किसी व्यक्ति को कहीं पर उपस्थित होना है या कहीं पर उपस्थित नहीं होना है या उपस्थित होने की उपेक्षा करता है वो इस तरह से जिससे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो, या कोई ऐसी प्रक्रिया, कोई ऐसी रीत, प्रोसीजर जिसमें वो ऐसा इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है किसी भी एक्ट में, चाहे वो माइनर एक्ट हो या CRPC के अंतर्गत। और ऐसे किसी निर्देश की जो भी उसमें प्रोसीजर दिया गया है, उसके डायरेक्शन की जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं, उसके प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए जानबूझकर वो उसका कंप्लायंस नहीं करता है। तीसरी बात, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) के अंतर्गत, 154(1) में क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट के संबंध में, FIR जिसको हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत धारा 326 का, 326 का, 354, 370, 370 का, 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E या धारा 509, ये सारी धाराएं महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित। तो अगर इन धाराओं के अंतर्गत कोई सूचना उसे मिलती है या कोई FIR लिखवाने के लिए आता है और वो अधिकारी या लोक सेवक ऐसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है, मतलब वो FIR नहीं लिखता है, तब वो धारा 166A के अंतर्गत दंड का भागी होगा। उसके खिलाफ रिपोर्ट की जा सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो कठोर कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये कठोर प्रावधान रखे गए हैं जिससे कोई भी व्यक्ति विधि के किसी भी निर्देश की अवज्ञा न करे, खासकर कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में, और उसमें भी विशेषकर महिला संबंधी अपराधों के संदर्भ। धारा 166 खा ये कहती है 166B कि जो पीड़ित व्यक्ति है, अपराध से पीड़ित व्यक्ति है, उसको कोई इंजरी हुई है और उसका उपचार न करने के लिए दंड, तो उपचार कौन करता है, कोई हॉस्पिटल ही कर सकता है। तो ये धारा ये कहती है कि जो कोई किसी ऐसे लोक या प्राइवेट अस्पताल का भार साधक हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल हो, या कोई लोकल बॉडीज द्वारा स्थापित अस्पताल हो, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई क्लिनिक चलाई जा रही, उसका वो इंचार्ज होते हुए
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357C में उपबंध दिए गए हैं कि उसका उपचार कैसे क्या करना है, उसके उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात किसी भी अपराध से पीड़ित व्यक्ति का उपचार न करने के लिए ये दंड दिया गया। अर्थात कोई भी डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल किसी भी ऐसे व्यक्ति का की चिकित्सीय परिचर्या करने से मना नहीं कर सकता, उसको ट्रीटमेंट देना ही होगा। 167 ये कहती है लोक सेवक जो छाती करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। कोई भी लोक सेवक यदि किसी व्यक्ति को छत से आशय केवल विधिक क्षति नहीं होती, मानसिक क्षति भी होती है। और क्षति से केवल हम ये ना समझें कि केवल चोट की बात कर रहे हैं, क्षति से विधिक क्षति भी हो सकती है। अगर उसका कर्तव्य है कोई सूचना को सही तरीके से लेखबद्ध करना या किसी दस्तावेज को सही तरीके से बनाना, सही तरीके से कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना या वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष सही तरीके से उस दस्तावेज को प्रोड्यूस करना, और वो व्यक्ति या वो लोक सेवक ऐसे दस्तावेज को गलत तरीके से अशुद्ध रचता है, चाहे वो ट्रांसलेशन की बात हो या उसको कॉपी करने की बात हो, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। ट्रांसलेशन करने के लिए उसको दे दिया लेकिन वो गलत तरीके से ट्रांसलेशन कर रहा है जिससे किसी व्यक्ति को विधिक क्षति हो सकती है, तो वो धारा 167 के अंतर्गत दंडनीय होगा। और दंड कितना है? 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों। 168 ये कहती है कि कोई भी लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है, कोड ऑफ कंडक्ट में भी किसी भी लोक सेवक को अपने सरकारी कार्यों के अलावा जो सरकार द्वारा निहित कर्तव्य है, विहित कर्तव्य है, उसके अतिरिक्त वो किसी अन्य प्राइवेट बिजनेस का कार्य नहीं कर सकता है बिना किसी इजाजत के। तो कोई भी लोक सेवक अगर वो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है तो उसके लिए धारा 168 ये प्रावधान करती है कि वो सादा कारावास जिसमें 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों के दंड का भागी हो सकता है। व्यापार के अंतर्गत क्या आता है? प्रत्येक प्रकार का व्यापार, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, कोई भी मतलब पैसा कमाने का साधन। सरकारी चिकित्सक जो होता है, जो डॉक्टर होता है सरकारी, वो निजी प्रैक्टिस कर सकता है, ये व्यापार के अंतर्गत नहीं आता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कंवरजीत सिंह कक्कर वर्सेस पंजाब राज्य में कहा था, क्योंकि रोगी का इलाज करना चिकित्सक का पेशेवर दायित्व है। रोगी जो है इलाज से वंचित न हो, इसलिए वो प्राइवेट रूप से भी अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। 169 ये कहती है कोई भी लोक सेवक विधि विरुद्ध रूप से अगर संपत्ति को क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है, अगर मान लीजिए वो उसी ऑफिस का सदस्य है और कम रेट पर उसकी बोली लगा करके और आम जनता से छिपाकर उस संपत्ति को खरीदता है, तो वो दंड का भागी हो सकता है। 169 इसको प्रतिबंधित करती है, तो 2 वर्ष तक की इसमें सजा का प्रावधान है। 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण, लोक सेवक जैसा रूप बना लेना। प्रतिरूपण मतलब उसी के जैसा वेश धारण कर लेना 170 के अंतर्गत दंडनीय होगा। जैसे आपने सुना होगा कई लोग पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहे हैं, अपना टैग लगाया पुलिस की वर्दी की, अवैध वसूली कर रहे हैं, तो वो इस धारा के अंतर्गत और 171 इसके अंतर्गत वो दंडनीय है। तो अगर कोई लोक सेवक जो ऐसा लोक सेवक वो नहीं है, तो ये धारा कहती कोई व्यक्ति लोक सेवक न होते हुए उस पद को उस रूप में धारण करने का बहाना करता है या उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति का छद्म रूप धारण करता है या ऐसा बनावटी रूप धारण करता है कि जिससे कोई ये समझे कि वो वही व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में धारा 170 2 वर्ष या जुर्माने का प्रावधान करती है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। 171 ये कहती कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। तो अगर कोई व्यक्ति उसकी पोशाक पहनता है, उसका यूनिफॉर्म पहनता है या कोई बैच, बिल्ला या इस तरह का कोई टोकन धारण करता है जिससे सामान्य व्यक्ति को ये विश्वास हो कि वो वास्तव में वही लोक सेवक है, तो धारा 171 भी इसमें एप्लीकेबल हो जाएगी। जो कोई लोक सेवकों के किसी खास वर्ग का न होते हुए इस आशय से
कि यह विश्वास किया जाए कि वह लोक सेवकों के उसी वर्ग का है, जैसे पुलिस हो गया या कोई भी यूनिफॉर्म वाली पोस्ट हो गई। तो लोक सेवक के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक के सदृश पहनेगा, उसी तरह की पोशाक को धारण करेगा या कोई टोकन उस तरह का धारण करेगा, तो वो 3 माह की सजा या 200 रुपए तक का जुर्माना, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल जब हम कहते हैं इसका मतलब होता है अशमनीय, मतलब उसमें राजीनामा नहीं हो सकता, उसमें अगर चाहें कि बाद में हम दोनों पार्टी मिलकर राजीनामा कर लें तो नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे लोक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 177, मिथ्या इत्तिला देना, मतलब झूठी सूचना देना। ये लोक सेवक को झूठी सूचना देने से संबंधित अपराध है। जो कोई लोक सेवक को झूठी सूचना देगा, जिसका झूठी होना वो जानता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता और उसको लगता है कि नहीं ये सही सूचना है देता, तो वो दंड का भागी नहीं होगा। दंड का भागी वो होगा जो कोई लोक सेवक को मिथ्या सूचना देगा, जिस सूचना को वो जानता है कि वो झूठी है। तो यहां पर दंड है 6 माह तक, जुर्माना 1000 रुपए तक। यदि मिथ्या सूचना ऐसा व्यक्ति दे जो सही सूचना देने के लिए बाउंड है और वो सूचना अपराध के संबंध में है या सूचना अपराध के निवारण के संबंध में है या वह सूचना किसी अपराधी को पकड़ने के संबंध में है, तब वो जो दंड है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। कारावास इसमें 2 वर्ष तक, जुर्माना या दोनों से दंडित हो सकता है। सेक्शन 180 कहती कथन पर हस्ताक्षर से इंकार कर। कोई व्यक्ति अगर किसी लोक सेवक द्वारा किसी वैध दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है और वो जानबूझकर अपने आप को बचाने के लिए या किसी अपराध के निवारण के लिए उस पर हस्ताक्षर नहीं करता, तब धारा 180 उसके लिए अप्लीकेबल होगी। जैसे पुलिस मान लीजिए कोई जांच कर रही है और वहां पर सिग्नेचर करना जरूरी है, उसमें कथन लिया पुलिस ने उसके, अब उसमें उसके नीचे उसको पढ़कर बताया, पढ़ने के बाद अब उसके बोला सिग्नेचर आपको करना जरूरी है, लेकिन वो व्यक्ति जानबूझकर सिग्नेचर नहीं कर रहा। जैसे कई सारे साक्षी कहते हैं नहीं मैं तो सिग्नेचर नहीं करूंगा, मैं गवाही नहीं दूंगा। तो गवाही न देना अलग बात, लेकिन अगर आपने कोई बयान दिया है और उस बयान में सिग्नेचर आवश्यक हो, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस बयान लेती है उसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती, वो 161 का कथन होता है। लेकिन अगर कोई जांच है जिसको हम इंक्वायरी बोलते हैं, उसमें सिग्नेचर की जरूरत होती है। या मान लीजिए आपने FIR लिखवाई है तो वहां पर आपको सिग्नेचर की जरूरत होती है। या आपने कोर्ट में बयान दिया है तो कोर्ट में बयान के बाद वहां पर सिग्नेचर की जरूरत होती है। और ऐसी अन्य किन्हीं भी स्थितियों में जहां पर हस्ताक्षर जरूरी है और वो व्यक्ति हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ धारा 180 की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें दंड है सादा कारावास 3 माह तक या जुर्माना 500। सेक्शन 182 कहती है कि जो कोई इस आशय से झूठी सूचना देता है लोक सेवक को कि वो लोक सेवक अपनी शक्ति का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति को क्षति करे। जैसे मैं अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मुझे दुश्मनी है और मैं जाके पुलिस को या किसी लोक सेवक को ये कहूं कि वो व्यक्ति ये अपराध उसने किया जबकि उसने ऐसा नहीं किया, तो मेरा आशय क्या है, उस व्यक्ति को क्षति हो किसी न किसी तरह से। तो 182 यहाँ पर अप्लाई होगी और वो कारावास 6 माह तक या जुर्माना 1000 रुपए तक या दोनों। फिर धारा 188, ये बेहद इंपॉर्टेंट धारा है। इस समय भी पेंडेमिक पीरियड जैसा चल रहा है, जैसा आप जानते हैं। 188 जो धारा है ये कहती कि लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा कर। कोई भी लोक सेवक अगर कोई आदेश देता है किसी भी व्यक्ति को या आम जनता को और उस आदेश की अवज्ञा की जाती है और ऐसी अवज्ञा का परिणाम क्षति या क्षोभ हो तो धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। जैसा आपने सुना 188 के अंतर्गत उसकी कार्रवाई होती है। तो इसके कंटेंट क्या है, लोक सेवक द्वारा जारी आदेश होना चाहिए। ऐसे लोक सेवक को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है, क्योंकि जब धारा 188 की कार्रवाई की जाती है
तो ये देखा जाता है कि उस लोक सेवक का आदेश हो, नंबर 1। दूसरा, उस लोक सेवक को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि ऐसे आदेश की अवमानना की गई हो, ऐसे आदेश को न माना गया हो और न मानने से किसी व्यक्ति को क्षति हुई हो या क्षोभ कारित हुआ। उदाहरण के लिए चुनाव के समय कलेक्टर महोदय आदेश जारी करते हैं, डीएम का आदेश होता है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति, जैसे पोस्टर लगाने की बात हो या 5 या 5 से अधिक व्यक्ति के इकट्ठा होने की बात हो या किसी भी प्रकार के चुनाव के समय में किसी भी ऐसे आदेश को देने की बात हो जिससे चुनाव सही तरीके से कराया जा सके, तो इस समय विधिपूर्ण जो आदेश निकाले गए हैं, ऐसे आदेश की अवज्ञा के संबंध में धारा 188 की कार्रवाई होती है। और ऐसा व्यक्ति या जिनको भी वो आदेश संबोधित है, उन व्यक्तियों ने अगर उसका उल्लंघन किया है तो वो दोषी होंगे धारा 188 के अंतर्गत। 188 के संदर्भ में ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि 188 एमपी में कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन सीआरपीसी के अंतर्गत इसमें बताया गया कि ये परिवाद पर मामला हो सकता है। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि किसी भी अधिकारी का अगर इसमें आदेश का उल्लंघन हुआ हो तो उस अधिकारी द्वारा एक परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और फिर मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जाता है और तब फिर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यद्यपि कुछ जजमेंट ऐसे भी हैं माननीय हाईकोर्ट के जो हाल में प्रकाशित हुए थे कि इसमें पुलिस, चूंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए पुलिस इसमें कार्रवाई कर सकती है रिपोर्ट लिखने की और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ज़रूरी ये है कि उस जिसका अधिकारी का के आदेश का उल्लंघन हुआ हो उनका एक परिवाद पत्र कोर्ट में प्रस्तुत चालान के साथ। धारा 201 कहती है अपराध के साक्ष्य का विलोपन। जैसे कोई अपराध होता है और उस अपराध के बाद वो जो अपराधी है वो साक्ष्य को मिटाने का प्रयास करता है, खून के धब्बे मिटाना या वहाँ के कपड़ों को जलाना या जिसका मर्डर किया गया हो उसको जला देना या अन्य कोई भी साक्ष्य को छुपाना, वो धारा 201 के अंतर्गत दंडनीय होगा। और उसमें वो अपराधी ही नहीं बल्कि उसके साथी बाद में जो भी उस तरह की सहायता करें वो सारे लोग धारा 201 के अंतर्गत दंडनीय होंगे। और यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है, जो अपराध किया गया है वो मृत्युदंड से, जैसे मर्डर हो गया, मर्डर के अपराध में साक्ष्य छुपाया जाता है तो उसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष तक और जुर्माने का प्रावधान करता है। धारा 223 कहती लोक सेवक की अपेक्षा से, अभिरक्षा से निकल भागना सहन करना। कोई व्यक्ति, कोई अपराधी अगर लोक सेवक की अभिरक्षा में है और वो व्यक्ति जो लोक सेवक है उस अभियुक्त को निकल भागने का में सहायता एक तरह से कर रहा है, मतलब ऐसा सहन कर रहा है, तब ये धारा 223 उसके अंतर्गत दंडित होगा। इसमें जरूरी ये है कि अभियुक्त एक लोक सेवक हो, अपराध के लिए जो बंदी है वो सिद्ध दोष हो या आरोपी हो या उसका विचारण हो रहा हो या उसका कन्विक्शन हो चुका हो और उसको वो अभिरक्षा में रखे हुए और उसकी कस्टडी से ऐसा व्यक्ति बंदी भाग जाए और वो जो कस्टडी में रखे हुए हो उसको भाग जाना सहन करे, तब फिर वो धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसमें सादा कारावास 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों। तो ये तो लोक सेवक के लिए हो गया 223। 224 किसके लिए हो गया? अभिरक्षा से जो भाग जाता है उस बंदी के लिए, जो कोई जिस पर किसी अपराध का आरोप है या किसी अपराध में कन्विक्ट हुआ है और वह गिरफ्तारी करने का प्रतिरोध करे या भाग जाए तो उसके लिए धारा 224 के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया, जिसमें कारावास 2 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों। आज इतना ही। आगे 228 से या अन्य प्रमुख धाराओं के संदर्भ में अगले सेशन में अपन बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।